हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, करंट अनप्लग बाय राजीव का ये चौथा पेड वीडियो है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं। वीडियो बनाने का कारण ये है कि आप लोग को जैसे पता है कि 28 दिसंबर को भी मैं एक पेड वीडियो लेके आया था और उस पेड वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इनफैक्ट अभी तक शुरू के तीनों पेड वीडियोस को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले और तीनों ने व्यूअरशिप में सेंचुरी मारी है और इस पेड वीडियो ने भी सेंचुरी मार दी है, यानी 100 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है इस वीडियो को देखने के लिए। शॉर्ट नोटिस पे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया है कि मैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा या कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थीसिस मेरे दिमाग में आएगी जिसपे मैं प्रैक्टिकली अमल करूंगा, तो मैं एक पेड वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए मेरे द्वारा बताए गए स्टॉक्स को कृपया करके स्टॉक्स रिकमेंडेशन ना समझें और अपना रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके ही किसी भी तरीके का निर्णय लें। ये मैं आपको अपनी थीसिस बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट की। आप बोलोगे फिर इसके लिए आप पेमेंट क्यों लेते हो? मैं मेरी कहानी सुना रहा हूं, यदि आप कहानी सुनने के इच्छुक हैं, यदि आप कुछ नया जानने के इच्छुक है तो आप उसका पेमेंट कर रहे हैं। यह आपके नॉलेज कर्व को एनहांस करने का एक जरिया है और फ्री में कभी भी कोई नॉलेज दी नहीं जानी चाहिए क्योंकि उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 500 रुपए बहुत ही छोटा अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूं और इसमें तो अच्छी अच्छी किताबें भी नहीं आती है। खैर, तो आज का वीडियो मैं प्रारंभ करता हूं। मैंने जब ये मैसेज डाला था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूं और मैं एक सेक्टर पे बहुत बुलिश हूं जो 2026 में जहां मैं जम के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे। किसी ने बोला कि क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, किसी ने बोला कि क्या आप ईवी की रिन्यूएबल्स की बात कर रहे हैं, किसी ने बोला कि क्या आप ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे ये बताइए, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा सेंटर बिना ग्रिड के चल सकता है क्या? कोई भी ईवी व्हीकल या कोई भी ऑटोमोबाइल जो है वो मैग्नेट के बिना चल सकती है क्या? दरवाजे पे मैग्नेट लगता है, यू नो इट वेरी वेल। कोई भी सोलर पैनल या रिन्यूएबल सेक्टर के में जो चीजें यूज होती है बिना सिल्वर के चल सकती हैं क्या, बन सकती हैं क्या? ये आप सोचिए। तो जी हां, आपने सही पहचाना। जिस सेक्टर पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं वो सेक्टर है मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स। दोस्तों, कॉमोडिटीज लोग बोल रहे हैं कि 2026 में अच्छा परफॉर्म करेगी, बट कॉमोडिटीज अपने आप में एक बहुत बड़ा बास्केट है। कॉमोडिटीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, कॉमोडिटीज में ऑयल भी आता है, नेचुरल गैस भी आता है, कॉमोडिटीज में मेटल्स एंड माइनिंग भी आता है, कॉमोडिटीज के अंदर में आपके एग्री के और दूसरे प्रोडक्ट्स जो है वो आते हैं। परंतु मैं स्पेसिफिकली मेटल्स एंड माइनिंग पे बुलिश हूं और मैं मेटल्स एंड माइनिंग पे बुलिश क्यों हूं उसका मैं आपको थीसिस दूंगा, बताऊंगा। साथ ही मैंने आपको कहा था कि दो कंपनीज मैंने खरीदी है जिसमें पिछले हफ्ते मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। वो दो कंपनीज हैं भाग्यनगर इंडस्ट्री, स्मॉल कैप कंपनी है। जब मैंने लिया था तब 500 करोड़ के आसपास में इसका मार्केट कैप था। आज कितना है मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और दूसरा है मनुष्या अल्युमिनियम। मैं दोनों का रीजन बताऊंगा आपको, थीसिस बताऊंगा कि मैंने भाग्यनगर क्यों खरीदा या ये अल्युमिनियम की कंपनी क्यों खरीदी मैंने। दोस्तों, उसके पहले हम बात करते हैं थीसिस के ऊपर में कि मैं मेटल सेक्टर के ऊपर में क्यों इतना ज्यादा बुलिश हूं। आप यदि वर्ल्ड का कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, चाहे वो S&P 500 हो, चाहे निफ्टी 50 हो, इन ये जो मेटल सेक्टर है, मेटल्स एंड माइनिंग, इस सेक्टर का वेटेज जो है वो बहुत कम है। वर्ल्ड के किसी भी इंडेक्स में उठा के देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा सेंटर बिना पावर के बन नहीं सकते। पावर के लिए ग्रिड चाहिए, ग्रिड बिना कॉपर के बन नहीं सकता। घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी, आपको मालूम है, कॉपर की आवश्यकता रहती है। कोई भी पावर की चीज बिना कॉपर के चल नहीं सकती। दूसरा, मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल्स यदि बनाना, ईवी बनाना है तो वहां सिल्वर की जरूरत लगेगी ही लगेगी। तो सिल्वर मैग्नेट्स में यूज होता है, रेयर अर्थ मेटल्स मैग्नेट में यूज होते हैं, और सॉरी सिल्वर जो है वो सोलर के सारे ईवी पैनल्स में यूज होते हैं। तो बिना मेटल्स की खुदाई किए हुए ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं
पिछले 3 साल के ट्रेंड क्या है? 2022-2023 में हमने देखा कि जम के ईवी व्हीकल्स चले और टेस्ला वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बनी। ईवी में क्या लगता है? ईवी में लगता है कॉपर, ईवी में लगता है अल्मीनियम, ईवी में लगता है लिथियम, ईवी में लगता है कोबाल्ट। तो ये जितने भी मेटल्स हैं ये एसेंशियल है ईवी के लिए। 2024 एंडिंग से लेके 2025 तक हमने क्या देखा, क्या ट्रेंड में था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा सेंटर बिना कॉपर अल्मीनियम के चल ही नहीं सकते। अल्मीनियम छोड़ दीजिए, कॉपर के बिना चल ही नहीं सकते। सिल्वर की भी वहां रिक्वायरमेंट है। साथ ही हमने 2022 में क्या देखा? यूक्रेन के ऊपर में रशिया ने हमला किया, उसके बाद में डिफेंस सेक्टर में आग लग गई। डिफेंस के अंदर में बिना रेयर अर्थ मेटल के, नियोबीडियम हो गया या आपका जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, इनके बिना आप हथियार बना ही नहीं सकते। यहां तक कि सिल्वर की भी जरूरत है। मैंने आपको एक फ्री वीडियो में बताया था कि अमेरिका की जो टॉम हॉक मिसाइल है, TOMHAWK, ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल, हर मिसाइल में 15 केजी से 150 केजी के बीच में सिल्वर लगता है। तो डिफेंस में भी मेटल्स यूज होते हैं। तो कॉमोडिटी बास्केट जब हम बोलते हैं तो उसमें मेटल्स एंड माइनिंग आता है, प्रीशियस मेटल आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस आता है। परंतु मैं स्पेसिफिकली 2026 में बुलिश हूं मेटल्स एंड माइनिंग के लिए। और 3 दिन पहले जो घटना हुई कि अमेरिका ने जबरन वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, उसके बाद में मैं धीरे धीरे ऑयल और ऑयल सर्विसिंग कंपनीज पे भी बुलिश हो रहा हूं। पर इंडिया में इस टाइप की कंपनीज बहुत ज्यादा है, इंडिया के बाहर है। और मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक रहेगा, तो मैं अभी ऑयल एंड ऑयल रिलेटेड सर्विसेज वाली कंपनीज पे बात नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। दोस्तों, तो मैं आपको थीसिस दे रहा था कि क्यों मेटल्स पे मैं बुलिश हूं। मेटल्स पे बुलिश होने का मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड के जितने भी इंडेक्स हैं, इंडाइसेस हैं, इसमें मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर का वेटेज बहुत कम है। S&P 500 में मटेरियल जो सेक्टर, मतलब मटेरियल सेक्टर के नाम से जाना जाता है, मटेरियल्स में मेटल्स एंड माइनिंग और केमिकल्स आते हैं, ये इसका वेटेज मात्र 2.5% के आसपास में। निफ्टी 50 में मात्र 3.73% जो है वो मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर को दिया गया है। कौन सी 3 कंपनीज हैं मेटल्स एंड माइनिंग की जिनको वेटेज इसमें मिला है? JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, और थोड़ा बहुत आप अदानी एंटरप्राइजेस को मान सकते हैं क्योंकि अदानी जो है कोल माइनिंग करता है। तो इंडिया का जो निफ्टी 50 है, इससे मैं कोई बहुत ज्यादा इसके वेटेज से खुश नहीं हूं, क्योंकि अल्मीनियम और कॉपर रिलेटेड जो है कोई बहुत ज्यादा वेटेज हमारा निफ्टी 50 जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और निफ्टी 50 क्या, S&P 500 या कोई भी इंडेक्स जो है वो वेटेज ठीक से मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर का नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट जो है वो मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर की आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आप समझिए, मैं 22-23 साल से फाइनेंशियल जर्नलिज्म में रहा हूं और मैंने असंख्य फंड मैनेजर्स से बात की है। बहुत सारों के मैंने इंटरव्यू लिखे हैं और आज भी बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। फंड मैनेजर्स कैसे सोचते हैं? जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं, या जो इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेजर्स हैं, या जो फैमिली ऑफिसर्स में फंड मैनेजर्स हैं, जो भारी भारी करोड़ों में जो है वो पैसा संभालते हैं, वो कैसे सोचते हैं? ये सोचने का तरीका जो है मैं आपको आज बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कोई आपको ये नहीं बताएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के निचोड़ से बता रहा हूं। फंड मैनेजर्स ये देखते हैं कि भैया ट्रेंड में, फैशन में क्या चीज आ रही है और किस चीज की स्केर्सिटी है। फैशन और ट्रेंड में अभी सबसे बड़ा कोई ट्रेंड है तो वो है रिसोर्स नेशनलिज्म का, यानी रिसोर्सेस को नेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो चाइना यदि रेयर अर्थ मेटल के 70% सप्लाई लाइन पे बैठा है और रिफाइनिंग के 90% सप्लाई लाइन पे बैठा है, तो वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरीके से जो है वो रेयर अर्थ मेटल को कम से कम बाहर जाने दूं। सिल्वर, आपको मालूम है कि 1 जनवरी 2026 से चाइना ने सिल्वर के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। इसी तरीके से अमेरिका, आपको मालूम है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड प्रोड्यूसर है, परंतु वो और क्रूड के कितने ज्यादा भंडार पे बैठ सकता है, हमेशा वहां के थिंक टैंक्स यही सोचते रहते हैं। और उसी के दरमियान उन्होंने इराक पे हमला करके झूठा बहाना लगाया था कि 9/11 में सद्दाम हुसैन ने जो है वो टेररिस्ट फंडिंग की है। उन्होंने
इराक पे कब्जा किया, इराक के थ्रू इराक के ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा किया, और अभी वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया जो 303 बिलियन बिलियन बैरल के प्रूवन रिजर्व पे बैठा हुआ है। यानी वेनेजुएला में इतना प्रूवन रिजर्व उनके पास में है ऑयल का, जो विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिका के पास में भी प्रूवन रिजर्व है ऑयल का, वो है 80 बिलियन बैरल। ठीक है, परंतु मैं ये डाटा क्यों आपको बता रहा हूं, क्यों ये चीज बता रहा हूं कि जो कंट्री के पास में जितने ज्यादा रिसोर्सेज है वो ये कोशिश कर रहा है कि उसमें और ज्यादा वो संगठित हो और वर्ल्ड के ऊपर में जो है अपना डोमिनेंस शो करे। रशिया ने अपने क्रूड के डोमिनेंस को, निकल के डोमिनेंस को, कॉपर के डोमिनेंस को, अल्युमिनियम के डोमिनेंस को प्रूफ करने के लिए, और कुछ हद तक रेयर अर्थ मेटल्स भी, वो रशिया ने जो है वो शो किया है, क्योंकि चाइना, अमेरिका और दुनिया के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो वेस्टर्न सैंक्शन लगने के बाद भी रशिया के साथ में व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए कम दामों में। तो कहने का अर्थ यह है कि जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है वो है रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन। ठीक है, और जब रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन होने लगेगा तो आपको मालूम है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे ईवी हो, ये सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती है जब तक आपको मेटल्स मिले नहीं। तो मेटल्स जो हैं वो आज नहीं तो कल सबकी रिक्वायरमेंट बनने वाली है, हर कंट्री की। चिली में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कॉपर रिजर्व है। मैं आपको कॉपर का एग्जांपल लेके समझाता हूं और किस तरीके से स्केर्सिटी मेटल्स की डेवलप हो रही है वो बता रहा हूं। जैसे 2025 में मैं सिल्वर पे बहुत ज्यादा बुलिश था, वैसे 2026 में मैं अल्युमिनियम पे सबसे ज्यादा बुलिश हूं और फिर कॉपर पे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा बुलिश हूं। साथ ही गोल्ड और सिल्वर पे तो मैं बुलिश हुई, वो पिछले साल से हूं, अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो कॉपर पे बुलिश होने का रीजन क्या है? कॉपर का आप ये चीज समझिए कि वर्ल्ड में कॉपर आज की डेट में सालाना 25 मिलियन टन जो है वो यूज होता है, 25 मिलियन टन। ओके, और कॉपर ऑलरेडी डेफिसिट में आ गया है और बोला जा रहा है कि ये डेफिसिट जो है 2032 तक चलेगा। रीजन ये है कि कॉपर की जितनी बड़ी बड़ी माइंस हैं उन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और नई माइंस खोलने के लिए 8 से 10 साल का टाइम लग रहा है। 8 से 10 साल का। कॉपर का जो आज यूसेज बताया जा रहा है 25 मिलियन टन का है, वो 2035 में यानी आज से 10 साल बाद बढ़ के हो जाएगा 35 मिलियन टन, यानी 40% का इंक्रीमेंट होगा। अब ये 40% आएगा कहां से? मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जो कॉपर माइन है ग्रासबर्ग इंडोनेशिया में, वो बंद हो गई है। वो फ्री वीडियो में मैंने बताया था, बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखा। क्या बोलते हैं डॉक्टर कॉपर, ये उसका शीर्षक था, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपर की डिमांड जो है वो बढ़ रही है और माइंस क्लोज हो रही है प्राकृतिक कारण से, या फिर लेबर अनरेस्ट हो जा रहा है, या किसी अन्य कारण से पानी भर जा रहा है। इस कारण से जो है सप्लाई जो है इट इज नॉट मीटिंग डिमांड। इसीलिए हमने देखा कि कॉपर के प्राइसेस तेजी से इस साल ऊपर गए। 12,000 टन जो है वो एलएमई और सीएमई दोनों में क्रॉस कर गए। लंदन मेटल एक्सचेंज की बात कर रहा हूं मैं, और कमोडिटी एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। ये दोनों वर्ल्ड के सबसे बड़े मेटल के आप समझ लीजिए कि इंडेक्स हैं। जो कमोडिटी एक्सचेंज जो है कोमेक्स जिसको बोलते हैं, COMEX, ये पार्ट है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME का। तो थोड़ा मैं टॉपिक से भटक गया, आपको जनरल नॉलेज भी मैं वीडियो में देता चलूंगा, बताता चलूंगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो कोमेक्स में और LME में कॉपर के प्राइसेस बहुत तेजी से 12,000 टन क्रॉस कर गए। परंतु जहां फिजिकल रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, जहां मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा हो रही है, जहां ईवी सबसे ज्यादा बन रहा है, जहां AI पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, यानी कि चाइना की बात कर रहा हूं। चाइना में कॉपर के प्राइसेस जो LME और कोमेक्स में दिख रहे हैं, COMEX, उससे ज्यादा चल रहे हैं। तो फिजिकल सिल्वर और पेपर सिल्वर यानी एक्सचेंजेस में जो सिल्वर के प्राइसेस है, इन दोनों में एक तरीके का डिटैचमेंट हो गया है। और ये तभी होता है जब आने वाले दिनों में उस मेटल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली रहती है। दोस्तों, दुनिया में 1 बिलियन टन का रिजर्व है कॉपर का, जिसमें अकेले 200 मिलियन टन जो है वो चिली करके एक देश है वहां पे है।
चिली का कॉपर माइन रिजर्व जो है वो 190 मिलियन टन का है। और सेकंड नंबर पे जो देश आता है वो है पेरू, जो चिली के बाजू में ही है, दोनों लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। वहां पे 130 मिलियन टन के आसपास का कॉपर रिजर्व है। इसमें अगर आप रशिया ऐड कर लें जहां पे 80 मिलियन टन के आसपास में है, तो ये हो जाता है 400 मिलियन टन। यानी लगभग 40% जो कॉपर है वो ऐसे देशों में है, वर्ल्ड का जो रिजर्व है 40% कॉपर रिजर्व, वो ऐसे देशों में है जो वेस्टर्न पावर की धुरी में नहीं है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। अब कल को चिली या पेरू जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ जाए तो बात अलग है। अधिकतर समय ये गोद में बैठा ही रहा है, फिर बैठ सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। चाइना में अगेन 90 मिलियन टन कॉपर रिजर्व है। तो लगभग 500 मिलियन टन जो है, यानी चिली, पेरू, रशिया और चाइना मिला दें तो लगभग 50% कॉपर रिजर्व जो है वो ऐसी कंट्रीज में है जो अमेरिका की दादागिरी को आज की डेट में तो स्वीकार नहीं करते, आगे आने वाले दिनों में कर लें तो बात अलग है। चीन और रशिया तो करेगा नहीं, चिली और पेरू कर सकते हैं। तो कॉपर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एआई के डाटा सेंटर्स बनी रहे हैं, अमेरिका डाटा सेंटर्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अकेले आपको मालूम है ओपन एआई कंपनी जो है वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट करेगी बाय 2032। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बोलती है कि बाय 2028 जो 7 बड़ी कंपनीज है जिनको मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है, प्लस ओरेकल, ये मिलके जो है 3 ट्रिलियन डॉलर जो है ये स्पेंड करने वाले हैं आपके डाटा सेंटर्स के ऊपर में। तो कॉपर के बिना तो डाटा सेंटर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कॉपर के ऊपर में बहुत ज्यादा बुलिश हूं। कॉपर का थीसिस मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अल्युमिनियम के ऊपर में। अल्युमिनियम पे मैं क्यों बुलिश हूं? अल्युमिनियम पे बुलिश होने का रीजन ये है कि वही मैंने आपको क्या बोलते हैं डॉक्टर कॉपर वाला जो वीडियो, फ्री वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी कॉपर इज टू अल्युमिनियम का रेशियो जो है वो मतलब 4 क्रॉस कर जाता है, अल्युमिनियम इज टू कॉपर का रेशियो 4:1 हो जाता है, तो बहुत सारे यूजर्स जो कॉपर को अल्युमिनियम से रिप्लेस कर सकते हैं वो सारी जगहों पे कॉपर रिप्लेस होने लग जाता है अल्युमिनियम से। आज की डेट में कॉपर का प्राइस 12,000 टन क्रॉस कर गया है, $12,000 पर टन क्रॉस कर गया है, और अल्युमिनियम में $3,000 पर टन के आसपास में चल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि 4 का रेशियो तो ये क्रॉस हो ही गया है। तो अल्युमिनियम आज नहीं तो कल जो है ये तेजी से या तो बढ़ेगा या कॉपर नीचे आएगा। तो कॉपर इज टू अल्युमिनियम का रेशियो जो है ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये पहले भी मैंने आपको पेड वीडियो में फ्री वीडियो में बताया था, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अल्युमिनियम पे बुलिश होने का रीजन ये है कि कॉपर के प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। कॉपर के बढ़ते हुए प्राइसेस ऑटोमेटिकली अल्युमिनियम के प्राइसेस को ऊपर खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट यहां पे आ जाता है। जहां जहां कॉपर अल्युमिनियम से रिप्लेस हो सकता है, हम देखेंगे कि अल्युमिनियम जो है वो रिप्लेस कर देगा कॉपर। तो ये अल्युमिनियम के थीसिस का है रीजन। तीसरा मैंने आपको बताया था गोल्ड और सिल्वर पे भी मैं बुलिश हूं। गोल्ड पे बुलिश होने का रीजन ये है, दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको कोई ये नहीं बताएगा, लिख लेना, नोट्स लिख लेना अगर लिख सकते हो तो। एक रेशियो जैसे मैंने आपको कॉपर इज टू अल्युमिनियम का बताया, वैसे एक दूसरा रेशियो है, याद कर लीजिए, वो रेशियो है डाउ जोन्स इज टू गोल्ड रेशियो। डाउ इज टू गोल्ड रेशियो इसको बोलते हैं। डाउ जोन्स जो है वो जैसे इंडिया में निफ्टी 50 इंडेक्स है, वैसे अमेरिका में डाउ जोन्स जो है वो एक इंडेक्स है जो मेनली इंडस्ट्रियल कंपनीज जो है अमेरिका की उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर में कंप्यूटर या एआई वाली कंपनीज का वेटेज ज्यादा नहीं है, उसके अंदर वो इंडस्ट्रियल कंपनीज का एक तरीके से कह लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन है डाउ जोन्स, डाउ, ठीक है। तो डाउ इज टू गोल्ड का रेशियो रहता है। अब डाउ इज टू गोल्ड का जो रेशियो है वो आज की डेट में कितने पे 49,000 के आसपास में डाउ जोन्स कल रात में बंद हुआ था। मैंने रात में 1-1:30 बजे चेक किया था, उसी के आसपास में था। अभी मैं चेक नहीं करूंगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा, या आपसे बात करते करते कर ही लेता हूं। तो डाउ जो है वो 49,000 के आसपास में है डाउ जोन्स। और गोल्ड जो है, गोल्ड इसलिए गोल्ड का वैल्यू भी पता होना हमको जरूरी है। गोल्ड आता है
$49,458 पर आउंस। तो 49,000 को अगर आप 4,458 से डिवाइड करोगे तो ये लगभग आता है 11 के आसपास में, 11। ठीक है, अब आप एक चीज को समझिए कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जो है महंगा हो गया है गोल्ड। गोल्ड महंगा हो गया है। मैं दो एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्ड महंगा है कि सस्ता है। इसी से डाउ इज टू गोल्ड के रेशियो में डाउ न्यूमरेटर है, गोल्ड डिनोमिनेटर है, ऊपर डाउ है, नीचे गोल्ड है। तो यदि डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये रेशियो की वैल्यू कम होगी। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, आपको पता है, 5वीं क्लास का भी बच्चा ये मैथ्स को समझ जाएगा कि डिनोमिनेटर यदि न्यूमरेटर से मतलब डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा ये रेशियो कम होता जाएगा, न्यूमरेटर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेशियो बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप देखिए आज की डेट में रेशियो है डाउज टू गोल्ड का 11। जब ये डॉट कॉम बबल में था, डॉट कॉम बबल में जब डाउ जोन्स, S&P 500 सब ऊपर जा रहे थे, कंप्यूटर कंपनीज जो हैं बहुत तेजी से, आईटी की कंपनीज ऊपर जा रही थी, तब ये रेशियो 40 का था। यानी कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत कम थे और स्टॉक मार्केट बहुत हाई था। ठीक है, तो ये 1999 में जब पीक पे 2000 में पीक पे गया था तब ये रेशियो 40 था, यानी स्टॉक मार्केट महंगा था। 1929 में डाउ इज टू गोल्ड का रेशियो 18 था, अगेन उस टाइम में एब्सर्ड लेवल पे था। ठीक है, पर जब गोल्ड महंगा हुआ, जो लोग बार बार मुझे बोलते हैं कि गोल्ड महंगा हो गया, गोल्ड जब एक्सपेंसिव हुआ तो ये रेशियो देखिए कहां पे आया। 2011 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस 2008-9 में हुआ, उसके बाद में गोल्ड के प्राइसेस सडनली बहुत तेजी से ऊपर जाने शुरू हुए, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो अमेरिका का था, फेडरल रिजर्व, उसने क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू किया था। तब डाउ इज टू गोल्ड का रेशियो 6 पहुंचा था। ठीक है, और 1980s में जब स्टैगफ्लेशन वर्ल्ड ओवर था, अमेरिका में खास तौर पे, तब अगेन गोल्ड के प्राइसेस एक साल में 4 गुना भाग गए थे 1979-80 में। तब डाउ इज टू गोल्ड का रेशियो पहुंचा था 1.3। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए हम 11 पे हैं, ना 1.3 पे हैं और ना जीएफसी का जो लो था 6 वहां पे है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि गोल्ड बहुत महंगा हो गया, गोल्ड बहुत महंगा हो गया, आपको परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि गोल्ड के प्राइसेस को आप अकेले से मत देखिए एब्सोल्यूट लेवल पे, आप इसको दूसरे एसेट क्लास के साथ में कंपेयर कीजिए। तो दूसरा एसेट क्लास यहां पे क्या है, डाउ जोन्स यानी अमेरिकन स्टॉक मार्केट। अमेरिकन स्टॉक मार्केट के मुकाबले गोल्ड अभी भी जो है वो ना तो 2011 में जो लेवल 6 का बना था, 6 का बना था, वहां आया है, ना ये 1979-80s में जो स्टैगफ्लेशन हुआ था। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में होता है कि इकोनॉमी ग्रोथ नहीं होती है पर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही है पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन भी बेस्ट रहती है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के ऊपर जाने के लिए, जब ग्रोथ नहीं हो रहा पर महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो उस टाइम में डाउ इज टू गोल्ड का रेशियो 1.3 था। तो अभी ना हम 6 पे पहुंचे ना 1.3 पे पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड आज की डेट में महंगा है। तो ये जो लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि गोल्ड महंगा है, मेरे ख्याल से गोल्ड अभी भी उतना महंगा नहीं हुआ है। या तो डाउ जोन्स नीचे आ जाए या गोल्ड ऊपर चला जाए, ये दोनों में से कुछ एक चीज हो सकता है। तो समझदार जो लोग हैं वो पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेयर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक जगह शॉर्ट करो, एक जगह लॉन्ग करो, एक जगह यानी शॉर्ट यानी बेच दो और एक जगह खरीद लो। तो मैं शायद डाउ जोन्स शॉर्ट करूं, गोल्ड लॉन्ग करूं, ये पॉसिबिलिटी है। खैर, तो ये मैं अपनी मैंने स्ट्रैटेजी बताई। आप मत कीजिएगा, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वो चीज करने लगे। चौथा चीज जो मैंने बताया था सिल्वर, सिल्वर पे मैं क्यों बुलिश हूं दोस्तों, ये मैं बहुत सारे मैं फ्री वीडियो बता चुका हूं सिल्वर पे बुलिश होने के। आपको एक और चीज, एक और डाटा मैं दे दूं, सिल्वर का जो ग्लोबल डिमांड 2024 में था, 25 के फिगर तो आए नहीं अभी तक, वो था 1148 मिलियन आउंस। ठीक है, और जो सप्लाई थी वो थी 1030 मिलियन आउंस, यानी 118 मिलियन आउंस का डेफिसिट था। डेफिसिट था, यानी जितनी डिमांड चाहिए
जितनी डिमांड है सप्लाई उससे कम है। तो जाहिर सी बात है, जब डिमांड ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, उस चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो वही चीज सिल्वर में होते हुए हम देख रहे हैं। एक और चीज जो मैंने 3 दिन पहले की एक फ्री वीडियो में कहा था, वो थॉट मैं फिर से आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। अगर आप किसी जियोलॉजिस्ट से बात करें, माइनिंग इंजीनियर से बात करें, तो वो ये बताएगा कि अर्थ क्रस्ट में जो है सिल्वर के गोल्ड के मुकाबले सिल्वर जो है वो 8 गुना ज्यादा है, 8 गुना। ठीक है, तो गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो जो है 1:8 होना चाहिए, बट गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो जो है 8 के बदले क्या है आज की डेट में, 58। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कल जो है वो गोल्ड सिल्वर के बराबर पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर मैं जस्ट एक लॉजिक आपको बता रहा हूं कि अगर ये गोल्ड जो है अर्थ क्रस्ट में सिल्वर से सिर्फ 1/8 कम है, या सिल्वर जो है 8 गुना ज्यादा है गोल्ड से जमीन के नीचे, तो फिर सिल्वर के प्राइसेस गोल्ड के मुकाबले इतने कम क्यों नहीं चाहिए। फिर लोग बोलेंगे कि नहीं, सिल्वर इजीली निकाला जा सकता है, गोल्ड नहीं निकाला जा सकता है, गोल्ड की अलग से माइनिंग करनी पड़ती है, परंतु सिल्वर जो है वो तो बाई प्रोडक्ट है जिंक का, कॉपर का। तो साहब माना मैंने कि ये बाय प्रोडक्ट है सिल्वर, सिल्वर की माइनिंग बहुत कम होती है, सिल्वर मेनली जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है कॉपर और जिंक की। ठीक है, तो यही रीजन है कि सिल्वर जो है वो 16 टाइम्स ज्यादा उसकी अवेलेबिलिटी है गोल्ड से। तो अर्थ क्रस्ट में 7 से 8 गुना ज्यादा है, और चूंकि वो कॉपर और जिंक के प्यूरिफिकेशन से निकलता है, ठीक है, उस प्रोसेस में निकलता है, तो उसकी उपलब्धता जो है, अवेलेबिलिटी जो है वो 16 गुना ज्यादा है गोल्ड से। बट 16 गुना ज्यादा होने से भी रेशियो 16 होना चाहिए, 1:16। तो 1:58 क्यों है। आज की डेट में यदि आप सिल्वर का प्राइस देखें तो कुछ 70-72 मेरे ख्याल से आउंस चल रहा है, और गोल्ड यही बताया मैंने 4,458 चल रहा है। आप डिवाइड कर लीजिए, 57, 58, 59 कुछ ऐसा आएगा। तो इतना ज्यादा क्यों है। तो इसीलिए मैं सिल्वर पे भी बुलिश रहा हूं, सिल्वर पे बुलिश हूं। फिर कई लोग बोलेंगे कि नहीं, गोल्ड जो है वो तो एक तरीके की करेंसी है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भैया 18वीं शताब्दी में गोल्ड नहीं सिल्वर हुआ करती थी करेंसी। सिल्वर करेंसी हटके गोल्ड क्यों बनी, उसका भी रीजन बता दूं। उसका रीजन ये था कि 19वीं शताब्दी में चिली और पेरू में बहुत बड़ी मात्रा में सिल्वर का खजाना पाया गया, और उसके बाद में वर्ल्ड की डिमांड से बहुत ज्यादा सप्लाई जो है सिल्वर की बढ़ गई थी। तो यदि सिल्वर के कॉइन्स चलते तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता था, इसलिए सिल्वर को हटा के गोल्ड को करेंसी बनाया गया। परंतु पहले चांदी के ही सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के नहीं चलते थे, तो सिल्वर एज ए करेंसी भी काम करता था। परंतु सिल्वर की आज की डेट में डिमांड जो है वो एज ए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में है, रिन्यूएबल में है, सोलर में है, ईवी में है, मिसाइल्स में है, हर जगह सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिफिकेशन की जहां जरूरत है वहां पे भी सिल्वर की थोड़ी बहुत डिमांड रहती है। तो सिल्वर के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, इसी कारण से मैं सिल्वर पे बुलिश हूं। जब मैंने वीडियो अक्टूबर में एक बनाया था, सबसे पहला तो मेरे ख्याल से मई या जून में बनाया था, रन अर्जेंटन रन वाला जो वीडियो है, इसको भी 1000 से कम लोगों ने देखा था। आप जाके देख सकते हैं। कुछ लोगों ने देखा, जिन्होंने फायदा उठाया वो लोग आज भी मेरे टच में, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने थैंक्स की मुझे कॉल की है, तो मेरे टच में है वो लोग। परंतु बहुत सारे लोगों ने देख के भी कुछ एक्शन नहीं लिया, और 1000 सिर्फ लोगों ने देखा था। तो आप समझ लीजिए कि भाई 7,500 मेरे सब्सक्राइबर है, तो 1/7 भी लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को अभी तक। तो सिल्वर का बहुत लोग फायदा उठा नहीं पाए, और जब मैंने अक्टूबर में वीडियो बनाया था तो कई लोग मेरे ऊपर नाराज हुए कि साहब सिल्वर जो है वो 170, 180, 1,70,000, 1,80,000 रुपए केजी हो गया है, फिर भी आप सिल्वर पे क्यों बुलिश हो, क्यों बोल रहे हो कि सिल्वर अच्छा है। आज सिल्वर 2.5 लाख रुपए केजी क्रॉस कर गया। कोई चीज ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि और ऊपर नहीं जाएगी, या इसके पास में ऊपर बढ़ने का स्कोप नहीं है। ऐसी कोई भी चीज ऊपर जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कि नीचे नहीं आएगा। Whatever goes up, it comes down. It is a law of gravity. ये फिजिक्स का लॉ है, ग्रेविटी का लॉ है कि जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है। पर साथ ही इकोनॉमिक का भी एक लॉ है
कि जब डिमांड होती है तो चीजें ऊपर जाती हैं। तो सिल्वर की डिमांड है आज की डेट में, इसलिए जो लोग अब आगे का मेरा थीसिस सुनेंगे ये दोनों कंपनीज के ऊपर में जो मैंने खरीदा है, तो आप लोग बोलोगे कि ये तो ऑलरेडी अब 2 दिन से भाग्यनगर इंडस्ट्री अपर सर्किट पे लग रहा है। ठीक है, मेरे खरीदने के बाद लग रहा है, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बहुत सारे लोगों ने मेरे को फोन किया। मैंने 28 दिसंबर का जो पेड वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक स्टॉक का नाम लिया था कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है। स्टॉक का नाम था हिंद एल्युमिनियम। जिस दिन से वो पेड वीडियो बनाया, लोगों को भेजा, उस दिन से वो अपर सर्किट पे ही है। 65 रुपए पे वो स्टॉक मैंने बनाया था और आज भी ये अपर सर्किट पे 65 रुपीज था। सब 28 दिसंबर को संडे था, तो 26 दिसंबर को फ्राइडे रहा होगा। तो उस दिन इसका प्राइस जो था वो लगभग 65-66 रुपीज के आसपास में था। और आज देखते कि आज हिंद एल्युमिनियम का कितना है। हिंद एल्युमिनियम का प्राइस आज 147 रुपीज 50 पैसा पे है, अपर सर्किट पे है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने बोला कि आपके कारण तो नहीं हुआ। भाई साहब, बिल्कुल मेरे कारण नहीं हुआ। मुझे पंटर मत आप समझना। किसी भी स्टॉक को, भले कितना भी कचड़ा स्टॉक हो, उसको ऊपर ले जाने के लिए कम से कम आपके खीसे में 10 से 15 करोड़ होने चाहिए। मेरे पास में इतने पैसे नहीं है भाई। वो मैंने रिसर्च किया था, उसका थीसिस क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। थीसिस ये था हिंद एल्युमिनियम लेने का कि हिंद एल्युमिनियम जब मैंने परचेस किया था तब हिंद एल्युमिनियम का बुक वैल्यू जो था वो 60-70 रुपए के आसपास में था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सॉरी, उसका बुक वैल्यू जो स्टॉक का था वो 141 रुपए था, 140 रुपीज था स्टॉक का बुक वैल्यू। आज भी वही बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू एनुअल नंबर रहता है, आपको मालूम है। बुक वैल्यू कैसे बनता है? जो भी अर्निंग्स यानी जो भी प्रॉफिट आप रखते हैं कंपनी के अंदर में डिविडेंड बांटने के बाद में, तो वो चीज जो है वो बुक वैल्यू में ऐड होती है। साथ ही आपकी मशीन्स, लैंड बैंक, जो भी लैंड है आपके पास में, ये सारी जो टेंजिबल चीजें हैं प्लस रिटेन्ड अर्निंग, ये मिला के जो है वो बुक वैल्यू बनता है, राइट। तो बुक वैल्यू जो था कंपनी का था 140-141 रुपए और स्टॉक ट्रेड कर रहा था उस टाइम में 65 रुपए पे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये कंपनी यदि काम धंधे बंद करके कुछ ऑपरेशन नहीं भी करे और अपने सारे एसेट्स को बेच दे, तो अपने इन्वेस्टर्स को ये दुगना पैसा वापस करेगी जिस वैल्यू पे ये ट्रेड उस टाइम में कर रही थी। ठीक है, बुक वैल्यू से लगभग आधे दाम पे 0.5 to 0.6 बुक वैल्यू के उस टाइम में प्राइस चल रहा था हिंद एल्युमिनियम का, इसलिए मैंने उसको परचेज किया। दूसरा रीजन ये था कि एल्युमिनियम सेक्टर में बहुत तेजी है और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जब भी कोई सेक्टर में तेजी आती है तो जो कचरा सेट रहते हैं, कचरा सेट यानी कौन? वो स्टॉक्स जो सालों साल कहीं नहीं हिलते, जिनके ऊपर में कुछ प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम यानी कि डेट बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब कर्जा बहुत ज्यादा लिया है, कर्जे के दुष्चक्र में फंस गए हैं, या फिर उनसे लोगों ने माल खरीद लिया है, वेंडर्स ने, लोगों ने माल खरीद लिया है, कस्टमर्स ने, और पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो रहता है जिसके कारण शेयर प्राइसेस डिप्रेस रहते हैं सालों साल। वो कचरा स्टॉक्स जो है वो सडनली सेठ बन जाते हैं और लबालब कर देते अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये कचरा सेट है। कोई जिन स्टॉक्स को कोई छूना नहीं चाहता, सडनली उनमें ऐसी तेजी आ जाती है कि वो अपर सर्किट लगता चला जाता है, लोग उसको परचेज करना चाहते हैं और मिलता नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि जब पावर सेक्टर में तेजी थी तो मैंने उस टाइम में जेपी पावर खरीदा था, यानी तेजी आई नहीं थी, और एनटीपीसी भी खरीदा था। एनटीपीसी उतना नहीं भगा, जेपी पावर 5 गुना 6 गुना हो गया। इसी तरीके से स्टील सेक्टर में जब 2021 में तेजी थी तो मैंने टाटा स्टील भी लिया था और एक कचरा सेट लिया था जायसवाल निक्को। जायसवाल निक्को 3.5 रुपए में लिया था, आज जायसवाल निक्को 80-90 रुपए का स्टॉक है, यानी 25 से 30 गुना बढ़ गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि लालच ज्यादा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अमाउंट जो मैं लगा सकता हूं, जो मैं सोचता हूं कि अगर ये चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही अमाउंट मैं कचरा सेट में लगाता। तो मैंने वैसे ही कचरा सेट हिंद एल्युमिनियम जो था उसमें लगाया और हिंद एल्युमिनियम मेरे को जबरदस्त प्रॉफिट दे रहा है। मेरे लिए हुए दाम से ये लगभग जो है 85% का मुझे प्रॉफिट दे रहा है। 80 से 85% का प्रॉफिट मुझे हिंद एल्युमिनियम में मिल रहा है
और वो कितने दिन में मिल रहा है, वो 2 हफ्ते के अंदर मिल रहा है। तो ये लक है, लक, किस्मत। ये नहीं है कि मैं बहुत जीनियस हूं, मेरा सिर्फ एक ही ये था कि इतने सालों का जो निचोड़ है और जो कचड़ा सेट की मेरी जो थ्योरी है, उस थ्योरी पे मैंने वर्क किया। दूसरा, मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, मुझे समझ में आया कि अल्युमिनियम सेक्टर में तेजी है, तो मुझे अल्युमिनियम रिलेटेड जो है वो कंपनी खरीदनी चाहिए। यही ठीक लॉजिक मैंने जो पिछले हफ्ते 2 स्टॉक्स खरीदे उसके ऊपर में लगाया। अब आप पूछोगे कि भाई मैंने क्यों जो है वो भाग्यनगर इंडस्ट्री खरीदा या मैंने क्यों मरक्सिया अल्युमिनियम खरीदा, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब मैंने खरीदे थे ये दोनों स्टॉक, तो उस टाइम में इसका आपका भाग्यनगर का जो बुक वैल्यू था, वो बुक वैल्यू उस स्टॉक का जो था वो आज भी जो है 70 रुपए है, 70.7 रुपीज, यानी 71 रुपीज का बुक वैल्यू है। कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ के आसपास में था, ठीक है। और उस टाइम में कंपनी 1.6 1.7 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रही थी, या 1.8, मैं भूल गया। आज 2 दिन से अपर सर्किट लगने के बाद भी इस कंपनी का बुक वैल्यू जो है सिर्फ 2.5 है, ठीक है, 2.5, विच इज वेरी लो प्राइस टू बुक वैल्यू। एक बार आप हिंदुस्तान जिंक का बुक वैल्यू चेक कीजिए। हिंदुस्तान जिंक के प्राइसेस इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सिल्वर में तेजी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि जिंक का ही बाय प्रोडक्ट जो रहता है वो सिल्वर रहता है। तो हिंदुस्तान जिंक का बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक जो है, प्राइस टू बुक चेक कीजिए। प्राइस टू बुक जो हिंदुस्तान जिंक का है वो है 19 टाइम्स टू 20 टाइम्स। और आपका भाग्यनगर का क्या है, कॉपर में भी वैसी तेजी आई है, भाग्यनगर का प्राइस टू बुक जो है वो सिर्फ 2.5 है, वेरी लो, ठीक है। तो ये रीजन मेरा था बुक वैल्यू का। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा टॉपिक से हट जा रहा हूं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो। मेरा जो मकसद है ये चैनल रन करने का या ये पेड वीडियोस का भी, वो ये है कि आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो आपको कोई दूसरे लोग नहीं बताते, जो एनालिस्ट लोगों को ही पता है बट सामान्य जनता को नहीं पता है, ठीक है। तो उसमें आप ये पूछोगे कि भाई राजीव जी, आपने ये बताया कि S&P 500 हो या निफ्टी 50 हो, यहाँ पे मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, तो ऐसा क्यों है? ये सवाल बनता है, स्वाभाविक है सवाल। तो इसका रीजन ये है कि पिछले 10-15 सालों से मेटल्स एंड माइनिंग के ऊपर में सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा। जो माइनर्स हैं ये इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे नए माइंस खोलने में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैंने कभी नोट्स बनाए थे जो आपको बताता हूं मैं, कंपनीज का क्या थिंकिंग रहता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स, बहुत सारे कंपनी के ओनर्स, इनसे मैं मिला हूं, इंटरव्यू लिया है, तो मैं नोट्स कभी कभी बनाता था कि भाई इनसे मिलके मैंने आज क्या सीखा। तो एक जो कॉमन चीज मुझे नजर आई अक्रॉस द सेक्टर, कंपनीज के जो मालिक लोगों ने मुझे 22-23 सालों में बताया, अलग अलग कंपनी के, उन्होंने बोला कि इफ स्टॉक मार्केट इज नॉट वैल्यूइंग योर इक्विटी, यानी कि आपके स्टॉक प्राइस को अगर मार्केट जो है रेस्पेक्ट नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, और आपका स्टॉक प्राइस बहुत कम रहता है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग न्यू मनी फॉर केपेक्स। तो हम फिर नया पैसा लगा के, डेट उठा के केपेक्स क्यों करें जब उसका रिवॉर्ड हमें स्टॉक मार्केट नहीं दे रहा है। If your equity is valued at below replacement cost or very low cost, then why sink capital in capex for new supply? ये अब आपको बता भी देता हूं कि ये मुझे किसने कहा था। साइरस मिस्त्री जी, जो अब दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने मुझे एक बार ये पर्सनल उनके साथ बातचीत हो रही थी, उसमें उन्होंने मुझे ये बताया था, ये बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने बात लिख ली थी। इसका मतलब क्या हुआ? If your equity is valued at below replacement cost, why sink capital in capex for new supply? ये सवाल मैंने उनसे पूछा था। टाटा का जो एक्विजिशन कोरस वोरस जो उन्होंने यूरोप में किया था,
तो मैंने उनको पूछा था कि भाई वहां क्या नया केपिक्स कर रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो, और टाटा स्टील में यहाँ इंडिया में क्या नया केपिक्स कर रहे हो। तो उन्होंने बोला था कि भाई टाटा स्टील के प्राइस, टाटा स्टील को ठीक मार्केट ठीक से वैल्यू नहीं कर रहा है, ना यूरोपियन ऑपरेशंस को ठीक से वैल्यू कर रहा है, ना इंडियन ऑपरेशन को कर रहा है, तो मैं नया नया पैसा क्यों डालूं केपेक्स करने के लिए। तो ये मुझे उन्होंने पर्सनल बात में बोली थी, जो मैंने लिख लिया। इस कारण से क्या हुआ, ये चीज जो है, ये सारी माइनिंग कंपनीज के जो मालिक हैं, उनके दिमाग, वो सब एक ही तरीके से सोचते हैं भाई कि जब मेरे स्टॉक प्राइसेस बढ़ ही नहीं रहे, तो मैं नया पैसा उधार पे लेके क्यों भाई मैं अब अपने सर पे कर्जे का बोझ क्यों लूं मैं। ठीक है। और ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात की, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुछ नहीं है, इट इज नथिंग बट बुक वैल्यू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज नथिंग बट योर बुक वैल्यू। तो अगर कोई भी स्टॉक आपको उसके बुक वैल्यू से नीचे मिलता है, मतलब वो बहुत सस्ता है, और खास तौर पे जब वो स्टॉक उस सेक्टर को बिलोंग करता है जिस सेक्टर में तेजी आ गई है, देन इट इज ए कंपेलिंग बाय, खरीदना ही चाहिए। ये मैं आपको आज एक गुरु मंत्र बता रहा हूं, बार बार सुनना, अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आया तो इसको वापस ले जाके सुनना, ठीक है, कि मैंने क्या कहा। कोई स्टॉक जो अपने बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से नीचे उसका स्टॉक प्राइस है, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, उसका प्राइस टू बुक 1 से नीचे है, और उस सेक्टर में यदि तेजी है, तो आपने उस स्टॉक के ऊपर में रिसर्च करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो एक कंपेलिंग बाय का सिग्नल देता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। 500 रुपए लेके आपको एक बहुत जबरदस्त चीज मैंने बता दी, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, कैसे स्टॉक को पिक करना, कैसे चूज करना। आपको कोई जरूरत नहीं है इकोनॉमिक टाइम्स की, सीएनबीसी की, ईटी नाउ की, राजीव रंजन सिंह की, किसी की जरूरत नहीं है। यदि आपने खुद समझ लिया, सीख लिया कि किस तरीके से जो है स्टॉक को बाय किया जाता है, यदि आपने समझ लिया कि फंड मैनेजर्स कैसे डिसीजन लेते हैं, फंड मैनेजर्स यही देखते हैं कि ट्रेंड में क्या है, पैटर्न में क्या है, और खासतौर पे यूएस मार्केट की तरफ देखते हैं, और जो भी ट्रेंड और पैटर्न होता है, और जिस भी चीज की कमी उनको दिखती है कि इस चीज की कमी हो रही है और डिमांड बढ़ रहा है, वो वही पैसे लगाते हैं। और इंडिया का दुर्भाग्य बोल लीजिए या सौभाग्य बोल लीजिए इंडिया के फंड मैनेजर्स का, कि हर महीने एसआईपी के थ्रू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, इंडिया का रिटेल पब्लिक जो है वो 25-25 हजार 30,000 करोड़ रुपए जो है वो लगा रहा है पैसे म्यूचुअल फंड में। तो वो पैसे इतने डालेंगे कहां? तो पैसे तो वो यही डालेंगे, ठीक है, जिन सेक्टर में तेजी है। यही रीजन है कि मैंने इसके पहले फंड मैनेजर्स मूव करें, मैं कॉपर और एल्युमिनियम की कंपनीज में मैंने उसके पहले मूव कर लिया। आप बोलोगे कि मेटल ईटीएफ भी तो अच्छा है। जी हाँ, आईसीआईसीआई का मेटल ईटीएफ शायद मैंने एक फ्री वीडियो में कहा था कि मैं वो परचेज कर रहा हूं, परंतु मैं इंडिया के मेटल ईटीएफ से खुश नहीं हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 से भी खुश नहीं हूं। रीजन ये है कि इन मेटल ईटीएफ में स्टील कंपनीज के ऊपर में बहुत ज्यादा वेटेज इनको दिया गया, और मैं स्टील कंपनी के ऊपर, स्टील कंपनीज पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। मैं बुलिश हूं कॉपर और एल्युमिनियम के ऊपर में। यदि आप देखें निफ्टी, तो निफ्टी में एफएमसीजी का भी जो है 6.44% जो है वो वेटेज है, और आपका मेटल्स एंड माइनिंग जस्ट 3.73% है। तो बताइए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या ये इसका लॉजिक क्या है। निफ्टी मेटल जो है, मैं मेटल ईटीएफ मैंने खरीदे हैं, बट मैं उतना ज्यादा बुलिश इसलिए नहीं हूं क्योंकि टाटा स्टील जो है उसका 18.65% है मेटल इंडेक्स में जो वेटेज जो है। उसके बाद में हिंडाल्को का 16% है, जेएसडब्ल्यू स्टील का 13.7% है, वेदांता 12.85% है। तो मेरे काम की यही दो कंपनी है, हिंडाल्को और वेदांता, और तीसरी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जिसका 3.53% है। अब मैं स्ट्रैटेजी क्या करने वाला हूं 2026 में, मैं बहुत बुलिश हूं एल्युमिनियम और कॉपर पे। इन सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। पहले मैंने छोटी कंपनीज खरीदी है एल्युमिनियम और कॉपर की, इसका प्रॉफिट एक्यूमुलेट करूंगा। जैसे ही इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, मैं हो सकता है इन कंपनी से बाहर निकल जाऊं, और मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं अपने फ्री वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं बाहर निकल गया हूं। क्योंकि ये कंपनीज जो एल्युमिनियम और कॉपर की इन्वेंट्री पे बैठी है, उस इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे तो बहुत हाई आएगा। तो मुझे उम्मीद है
कि ये जो आने वाला क्वार्टर है, जो फरवरी से रिजल्ट आने चालू होंगे, अभी 15 जनवरी के बाद से रिजल्ट जो आने चालू होंगे, उसमें ये दोनों कंपनी जो है भाग्यनगर और मनक्षिया एल्युमिनियम, ये अच्छा रिजल्ट देगी, इसलिए मैं बैठा हूं। परंतु ये जैसे मुझे अच्छा रिटर्न दे देगा हिंद एल्युमिनियम, मनक्षिया और ये, मैं पैसा उठा के हिंडाल्को जैसा कोई बड़ा कंपनी, हिंडाल्को अभी भी प्राइस टू बुक में बहुत ज्यादा बुक वैल्यू नहीं है उसका, 1.5 या 2 के आसपास में है, तो हिंडाल्को इज अ कंपेलिंग बाय। वेदांता का बुक वैल्यू बहुत बढ़ गया है, तो मैं स्मॉल कैप्स मेटल से लार्ज कैप मेटल में पैसा अपना ट्रांसफर करूंगा, शिफ्ट करूंगा, और मैं नैस्डैक को शॉर्ट मारूंगा। नैस्डैक को, या आप ये समझ लीजिए कि अमेरिकन जो कंपनी जहां पे आईटी का वेटेज ज्यादा है, वो जो इंडेक्स है नैस्डैक ही है, तो नैस्डैक को शॉर्ट मारना, ये मेरा नेक्स्ट जो है वो ये रहेगा। तो 2026 का मैंने प्लानिंग, ऐसा मेरे दिमाग में जो अभी तक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी ये है कि पहले स्मॉल कैप एल्युमिनियम कॉपर कंपनी खरीदो, प्रॉफिट जो बनेगा, बन रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, वो पैसे को उठा के मैं लार्ज कैप मेटल कंपनीज में जाऊंगा। देखो मेटल कंपनीज अलग है और माइनिंग अलग है, तो वो ध्यान आप जरूर देना। ये जो दोनों कंपनीज हैं, ये जो मैंने अभी परचेस किए, भाग्यनगर और मनक्षिया एल्युमिनियम, ये माइनिंग में नहीं है, ये कॉपर और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये अगर कॉपर और एल्युमिनियम के प्राइस बढ़ रहे हैं और ये कस्टमर को बड़े प्राइसेस पास ऑन नहीं कर पाएंगी, तो इनके लिए प्रॉब्लम जाएगा आगे चल के। परंतु इस क्वार्टर में तो इनको फायदा होगा, जो मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने परचेस किया। उसके बाद में मैं हिंडाल्को जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, वहां पे अपना पूरा पैसा शिफ्ट कर दूंगा। ये मेरी 2026 की स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि अब मेटल्स जो है, ये कोई सिर्फ कमोडिटी नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी बन गई है, चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी बन गई है, चाइना के लिए, इंडिया के लिए, रशिया के लिए, जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज है वर्ल्ड में, उनके लिए। तो मेटल्स जो है, उसको आप एक कमोडिटी के रूप में मत देखिए, आप उसको देखिए एक नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के नजरिए से। आई एम वेरी बुलिश। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आई एम वेरी बुलिश ऑन मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था आपको। मैं बुलिश हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बुलिश हो जाएं। फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो में जो भी नाम लिए हैं, जो भी मैंने बातें कही है, आप अपना रिसर्च कीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिएगा। हो सकता है मैं बहुत लोभी हूं, हो सकता है मैं आपको फंसा रहा हूं, तो कृपया करके आप अपना रिसर्च करके ही जो भी करना होगा वो कीजिएगा। दोस्तों, 48 मिनट का वीडियो हो गया है, दोपहर के 2 बज गए हैं। 3 बजे तक होपफुली मैं ये वीडियो आप सभी को भेज दूंगा। एंजॉय द वीडियो। थैंक्स, बाय।